चले जाओ यहाँ से, कभी भी वापस मत आना यहाँ, वरना मारे जाओगे। और किसी को भी वापस इस घर में कदम मत रखने देना, वरना जो भी यहाँ आएगा वो मरेगा ही। तो दोस्तों, ये कहानी विजय और विशाखा दो दंपति की है, जिन्होंने शहर से दूर एक शांत जगह पर एक मकान ख़रीदा था, जो कि उन्हें बहुत कम दाम में मिल गया। और आज जब वो उस मकान में अंदर जाने लगे तो विजय को एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर ये बात कह रहा था। उस आदमी ने शॉल ओढ़ रखा था, लंबी लंबी दाढ़ी थी, बाल ऐसे थे जैसे कई सालों से धुले ना हो। विजय और उसकी पत्नी विशाखा एक घर के सामने खड़े हुए थे और अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक उनके सामने वो अजीब सा आदमी आ गया और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहने लगा। विजय के साथ एक और आदमी खड़ा हुआ था, जिसने कहा, अरे सरकार, छोड़िए ना इसकी बातों को। अरे ये तो ससुरा पागल है, कुछ भी कहता है। बहुत रात हो गई है, ये लीजिए घर की चाबी। विजय ने उसके हाथ से घर की चाबी ले ली और तभी वो आदमी फिर से वही बात करने लगा। विशाखा ने कहा, बड़ा अजीब आदमी है। खैर भाई साहब, आप ये तो बताइए कि अचानक आप इतना बड़ा घर इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, अरे क्या है ना मैडम जी, इस घर के मालिक अब रहे नहीं और ये पुराना घर ज़्यादा कीमत पर अब कोई ख़रीदना नहीं चाहता, तो हमने सोचा कि इसका जितना भी दाम मिल रहा है उतना ही बहुत है। अच्छा ठीक है मैडम, अब हम चलता हूँ। और यह कहकर वो आदमी चला गया। विजय और विशाखा घर के अंदर गए। विजय घर का मेन दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अचानक दरवाजे के बीच में उस पागल आदमी का चेहरा अंदर आ गया और विजय उसको अचानक से देख के डर के पीछे हट गया। वो आदमी एक ही बात बोल रहा था कि चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, वरना बहुत पछताओगे। विजय और विशाखा को वो आदमी बहुत अजीब लगा। उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्या है उस घर में ऐसा जो वो आदमी उन्हें यहाँ से जाने के लिए रोक रहा है। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो वो नहीं जानते, और क्या वो बूढ़ा आदमी सच में पागल है या फिर कुछ और। विजय ने किसी तरह उस रात उस आदमी को दहलीज से भगा दिया और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब उस दरवाजे के साथ साथ उसने अपनी किस्मत का भी दरवाज़ा बंद कर दिया है। विजय और विशाखा उसके बाद अपने कमरे में चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्हें कमरे के खिड़की के बाहर उसी पागल आदमी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंस के केवल वही बात दोहरा रहा था, फिर से मौत होगी, ये लोग फिर मरेंगे। विशाखा ने विजय से कहा कि उन्हें एक बार इस घर के बारे में पता कर लेना चाहिए, और यह बात विजय को भी ठीक लगी। उसने सोचा कि अगले दिन सबसे पहले वो यहाँ के लोगों से घर के बारे में बात करेगा। वो रात तो किसी तरह बीत गई और अगले दिन विजय और विशाखा आस पड़ोस में घूमने निकल गए। उनके घर के पास और किसी का घर नहीं था। वो घर बस्ती से काफ़ी दूर दवीरान जगह पर था। विशाखा और विजय को
वो घर काफ़ी सस्ते में मिल रहा था, इसलिए उन्होंने आसपास के बारे में जाने बिना ही वो घर ख़रीद लिया। दोनों मियाँ बीवी उस दिन बस्ती की तरफ गए तो उन्हें पता चला कि वहाँ की बसाहट ज़्यादा घनी नहीं थी, यानी वो जगह सुनसान जैसी थी। बहुत कम लोग रहते थे उस बस्ती में। हफ्ते में एक बार उस बस्ती में बाज़ार लगता था, जिसमें आसपास के गांव वाले दुकान लगाया करते थे, और सिर्फ उसी दिन बस्ती में ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। विजय ने वहाँ रहने वाले लोगों से अपने घर के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही विजय किसी से उस घर का जिक्र किया करता था तो या तो लोग ये कह देते थे कि उन्हें घर के बारे में पता नहीं है, या फिर लोग उसकी बात को अनसुना कर देते थे। लेकिन वहीं कुछ लोग तो उस घर का नाम सुनते ही सहम गए। ये देखकर विशाखा और विजय को काफ़ी हैरानी हुई, पर उन्हें किसी से भी घर के बारे में पता नहीं चला। विजय को लगा कि शायद लोग उनसे बात करने में घबरा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अनजान हैं, और यही सोचकर दोनों घर लौट गए। जब वो दोनों घर के सामने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वही पागल आदमी उनके घर के आगे खड़ा हुआ था, और जैसे ही उस पागल आदमी ने उन दोनों को देखा वो फिर से हंसने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से वरना मरोगे। विजय और विशाखा उसकी बातों को नज़रअंदाज करके घर के अंदर चले गए। फिर 2-3 दिन बीते। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। वहाँ रहने में दोनों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वहीं विजय ने बस्ती में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। वो सुबह 8 बजे बस्ती जाता था और शाम के 7 बजे तक घर आ जाता था। लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। रात को दुकान से आने के बाद विजय और विशाखा दोनों खाना खाने बैठे ही थे कि उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर विजय ने खाना खाना छोड़ दिया और घर की खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि वही पागल आदमी सड़क के किनारे बैठकर थाली पीट रहा था। वो विजय की तरफ ही देख रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। विजय ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और खाना खाने बैठ गया। विजय ने कहा, उफ, सच में ये पागल है, इसे नज़रअंदाज करना ही सही है। कुछ दिन में साला अपने आप ही परेशान करना छोड़ देगा। दोनों ने खाना खाया और विजय खाना खाते ही सोने चला गया। विशाखा किचन में बर्तन समेट रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पीछे से भाग कर गया हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पूरे घर में अजीब सी शांति थी। विशाखा फिर से अपने काम पर लग गई और तभी उसके पीछे किचन काउंटर पर रखे हुए कुछ बर्तन अचानक से गिरने लगे। उनकी तेज़ आवाज़ से विशाखा अपने कान बंद कर लेती है और जैसे ही बर्तनों ने आवाज़ करना बंद किया, विशाखा ने अपने कान से हाथ हटाया। वो पूरी तरह से घबरा गई थी और देख रही थी कि अचानक बर्तन कैसे गिर गए। कहीं कोई बिल्ली तो अंदर नहीं आ गई। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर विशाखा सर से लेकर पांव तक हिल गई, क्योंकि वहाँ तो कोई बच्चा था ही नहीं। वो किचन से बाहर निकली, लेकिन किचन के अलावा हर जगह की लाइट बंद थी। इसलिए उसने सबसे पहले हॉल की लाइट जलाई, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। विशाखा को लगा कि शायद उसे वहम हुआ है, इसलिए वो वापस किचन में गई
उसने सारे बर्तन उठाए और अपना काम निपटाकर सोने चली गई। वो रात भी ऐसे ही गुजर गई। अगले दिन विजय अपनी दुकान पर चला गया और विशाखा घर में बिल्कुल अकेली थी। तभी किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। विशाखा को विजय ने दरवाज़ा खोलने से मना किया था क्योंकि वो अकेली थी, लेकिन काफ़ी देर तक कोई दरवाज़ा खटखटाता रहा और इसलिए विशाखा ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। विशाखा को लगा कि जो भी था वो चला गया होगा और वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नज़र दहलीज पर पड़े हुए एक काले धागे पर गई। वो धागा एक गोल घेरे के बीच रखा हुआ था। उस धागे के बीच में एक चमकीला पत्थर पिरोया गया था जो दिखने में सचमुच काफ़ी सुंदर दिख रहा था। विशाखा ने उसे बिना सोचे समझे उठा लिया। वो पत्थर काफ़ी आकर्षक लग रहा था, इसलिए विशाखा ने उस धागे को अपने हाथ में बांध कर देखा। उसे वो काफ़ी अच्छा लगा तो उसने उसे पहन ही लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उस धागे को पहनने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, मानो कोई उसके आस पास हो। लेकिन विशाखा ने उसे भी अपना वहम समझ लिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। उस रात विजय को घर आने में काफ़ी देर हो गई और विशाखा उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि विशाखा को उसे एक बहुत बड़ी खबर देनी थी कि वो माँ बनने वाली है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे और काफ़ी समय से संतान पाना चाहते थे और अब जाके उनकी ये इच्छा पूरी होने वाली थी। लेकिन उस रात विजय 9 बजे घर आया और उसने कहा कि दुकान में काम के चक्कर में उसे घर आने में देरी हो गई। विशाखा ने उसके लिए खाना परोसा और उसी समय उसने विजय को खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर विजय की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी खुशी जाहिर ही कर रहा था कि किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। ये सुनकर दोनों डर गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? विजय दरवाज़ा खोलने के लिए गया और सामने वही पागल आदमी खड़ा हुआ था। विजय ने कहा, अरे क्या है भाई, क्या चाहिए तुझे? सच यार, पागल करके रख दिया है तूने। चला जा यहाँ से। वो पागल आदमी विशाखा को देख रहा था। तभी उसने उसके हाथ में बंधे काले धागे को देखा और अचानक से उछलने लगा और बोला, अब बर्बादी शुरू होगी, अब बर्बादी शुरू होगी। वो बहुत अजीब तरीके से आवाज़ निकालकर हंस रहा था। विजय ने उसे धक्का दे दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आदमी बाहर खड़े हुए वही बात दोहराए जा रहा था और हंस रहा था। विजय और विशाखा खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए। रात के करीब 1 बज रहे थे कि तभी विशाखा को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पेट के अंदर हाथ पैर चला रहा हो, जो कि बहुत घबराने वाली बात थी, क्योंकि कोई भी बच्चा इतनी जल्दी कोख में नहीं बढ़ सकता। विशाखा उठकर बैठ गई और उसने अपने पेट की तरफ देखा। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे घबराहट हो रही थी। फिर उसे कमरे के बाहर से आवाज़ आई। विशाखा ने तुरंत विजय को उठाया और कहा कि उसे बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है, लेकिन विजय को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो वापस सो गया। विशाखा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे लगातार वो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, इसलिए वो रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो मंदिर जाएगी ताकि उसे थोड़ी शांति मिल सके। लेकिन विजय ने कहा
कि उसका अकेले मंदिर जाना सही नहीं होगा और उसके पास इतना समय नहीं है कि वो उसे मंदिर ले जा सके। तो विशाखा ने सोचा कि वो घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगी। इसलिए विजय के जाने के बाद वो घर के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उसे थोड़ी शांति तो महसूस हुई, लेकिन फिर शाम होने तक फिर से उसे डर लगने लगा। वो कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी कि अचानक पलंग के नीचे से उसे फिर से बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगी और साथ ही ऐसा लगा जैसे कि कोई पलंग के नीचे से ठोंक रहा हो। विशाखा के रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने डरते हुए पलंग के नीचे झांक कर देखा और जो उसने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने पलंग के नीचे एक बच्चे को अपने हाथ पांव के बल रेंगते हुए कमरे के बाहर जाते हुए देखा, जो हंस रहा था। वो बच्चा करीब 2 से 3 साल का होगा। विशाखा बिल्कुल सहम गई और डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। कमरे के बाहर उसे कुछ सामानों के गिरने की आवाज़ आई, लेकिन बाहर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक सारी आवाज़ें शांत पड़ गईं। विशाखा पलंग से नीचे उतरी, फिर किसी तरह हिम्मत करके कमरे के बाहर जाने लगी। बाहर निकलने से पहले उसने अपने कमरे से बाहर की तरफ झांककर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो कमरे से धीरे धीरे हॉल में आ गई। हॉल में भी कोई नहीं था। विशाखा ने सोचा कि आज विजय को कॉल करके जल्दी बुला ले, लेकिन विजय का कॉल भी नहीं लग रहा था। उसी समय विशाखा को किसी का कॉल आया। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। ये सुनकर विशाखा डरकर बोली, कौन है? लेकिन हंसने की आवाज़ अब और तेज़ हो गई और वो आवाज़ अब फ़ोन से नहीं बल्कि घर में ही गूंज रही थी। विशाखा ने फ़ोन रखा और चारों तरफ देखने लगी। डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी उसे फिर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ किचन से आ रही थी। विशाखा कांपते हुए किचन की ओर गई और उसने किचन में झांक कर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। किचन के अंदर काउंटर पर एक 2 से 3 साल का बच्चा उल्टा होकर अपने हाथ पांव के सहारे चल रहा था। विशाखा अपनी जगह पर ही डर के मारे जम गई। फिर वो बच्चा उसी तरह चलते हुए नीचे उतरा और फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर कुछ देखने लगा। वो सीधा हुआ और फिर उसने फ्रिज में से कच्चा मुर्गा निकाला जो विशाखा ने वहाँ रखा हुआ था। वो बच्चा उस मुर्गे को वैसे ही कच्चा चबाने लगा। उसके पैने दांत देखकर विशाखा के रोंगटे खड़े हो गए। वो बस वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो भाग कर गई और घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुला। विशाखा ये सब देखकर डर के मारे रोने लगी और उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बाहर से उस पागल आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, फिर से मौत होगी। उसकी आवाज़ सुनकर विशाखा दरवाज़ा पीटने लगी और उसे बाहर निकालने के लिए कहने लगी, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। विशाखा ने फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा भी तुरंत झट से खुल गया। ये सब देखकर विशाखा बहुत ज़्यादा हैरान हुई और बाहर चली गई। किसी तरह वो विजय के दुकान पर पहुंची, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि दुकान पर तो ताला लगा हुआ था।
उसने आसपास के लोगों से विजय के बारे में पूछा, लेकिन जो बात उसे पता चली वो जानकर उसके होश ही उड़ गए। आसपास के लोगों ने बताया कि विजय ने कभी वो दुकान खोली ही नहीं। विशाखा सोच में पड़ गई कि अगर विजय दुकान नहीं जाता था तो आखिर जाता कहाँ था। पूरी बस्ती में विजय कहीं नहीं मिला। विशाखा आखिर में थक कर घर वापस चली गई और उसने सोचा कि वो विजय के घर आने के बाद उससे सवाल करेगी। विशाखा घर आ गई। करीब 8 बजे गए थे, लेकिन विजय घर नहीं पहुंचा था। विशाखा उसका इंतज़ार करते हुए ही सो गई। करीब 11 बजे विशाखा कुछ आवाज़ सुनकर उठ गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा विजय कमरे की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। विशाखा ने उससे पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है, तो विजय ने कहा, अरे विशाखा, वो तुम्हारी शादी के गहने कहाँ हैं? तो विशाखा ने पूछा कि उसके गहने क्यों चाहिए। तो विजय ने कहा कि उसके एक दोस्त को वो गहने देखने हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने बनवाना चाहता है। यह सुनकर विशाखा को बड़ी हैरानी हुई, पर विशाखा ने उसे शादी के गहने निकाल कर दे दिए और विजय ने उसे एक बैग में डाल दिया। विशाखा को विजय कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके मन में विचार आ रहे थे कि उसे दुकान वाली बात पूछनी चाहिए या नहीं, और आखिर में उसने फैसला किया कि वो उस पर नज़र रखेगी और ख़ुद ही पता लगाएगी कि आखिर वो जाता कहाँ है। वो रात भी जल्दी ही निकल गई, लेकिन अगले दिन जब विशाखा सोकर उठी तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सर से लेकर पांव तक हिलाकर ही रख दिया। उसका गर्भ पूरी तरह से बढ़ चुका था, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 8 महीने की गर्भवती हो। विशाखा को अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने पेट को देखने लगी। उसके पेट के ऊपरी हिस्से में एक पैर की छवि बनी हुई दिखाई दे रही थी। विशाखा विजय को पुकारने लगी, लेकिन विजय पहले ही घर से जा चुका था। विशाखा के बहुत चिल्लाने पर जब वो विजय नहीं आया तो वो समझ गई कि विजय घर पर नहीं है और वो भागते हुए घर से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसे सड़क के दूसरी तरफ वो पागल आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस पागल आदमी को देखकर वो समझ गई कि वो जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। विशाखा उसके पास गई और पागल आदमी उसे देखकर हंसने लगा। उसने बोला, मैंने बोला था चले जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी ना, अब भुगतो, मरोगी, उसकी तरह तुम भी मरोगी। लेकिन विशाखा ने उससे पूछा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। उसने उसे साफ साफ पूरी बात बताने को कहा और तब उस आदमी ने कुछ सालों पहले की घटना के बारे में बताया जो उस घर में घटी थी। तो ये बात करीब 6 से 7 साल पहले की थी। उसी घर में एक और पति पत्नी रहने के लिए आए हुए थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक औलाद नहीं थी। वो पति पत्नी हर कोशिश करके देख चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद ही नहीं हो रही थी। इसलिए एक रात वो दोनों एक तांत्रिक के पास गए और उस तांत्रिक ने उन्हें काला धागा दिया और न जाने क्या किया कि रातों रात वो औरत गर्भवती हो गई। उन दंपति को लगा था कि उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पत्नी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के पूजा पाठ करने लगी, तावीज़ वगैरह भी पहनने लगी,
ताकि उसके बच्चे को कुछ ना हो। कुछ दिन तो आराम से बीत गए, लेकिन कुछ दिन के बाद अचानक उसका गर्भ पूरा बढ़ गया। जबकि उसे गर्भवती हुए कुछ ही दिन बीते थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 9 महीने की गर्भवती हो। ये देखकर वो परेशान हो गई। उसे डर लगने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो दंपति कुछ कर पाते, अचानक पत्नी को भयानक दर्द होना शुरू हो गया। और उसी दिन इसी घर में उस बच्चे का जन्म हो गया। उस औरत को अस्पताल जाने का भी समय नहीं मिला। फिर उस बच्चे की शक्ल जब दोनों ने पहली बार देखी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, उसके दांत भी पूरी तरह आ चुके थे और दिखने में भी वो बड़ा भयानक था। वो दंपति उस भयानक बच्चे को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों ने सोचा कि वो उस बच्चे को इसी घर में छोड़कर कहीं चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग यहाँ से जा पाते, उस बच्चे ने ही उन दोनों को मार दिया। विशाखा अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे कि उस पागल आदमी ने उसकी ही कहानी बता दी हो, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उस आदमी ने बताया कि दंपति के मौत के बाद उस बच्चे का भी पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि वो बच्चा एक आत्मा थी जो अभी भी इसी घर में भटक रही है। और ऐसा इसलिए कि जब भी कोई यहाँ रहने आया, उन्हें इस घर में हमेशा एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती थी। विशाखा ने उससे पूछा कि उसे इन सब के बारे में कैसे मालूम, तो उसने कहा कि जब वो दंपति इस घर में रहते थे तो वो इसी घर में उनके लिए नौकरी करता था। उनकी मौत के बाद वो भी उस घर को छोड़कर चला गया, लेकिन फिर उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगा। इसलिए गांव वालों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। उसने कहा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी गांव वाले मुझे फिर भी पागल ही समझते हैं, तो इसीलिए मैं उनकी नज़र में जानबूझकर पागल ही बना रहता हूँ। विशाखा ने अपनी कलाई में बंधे हुए धागे को देखा और वो डर के मारे उस धागे को निकालने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसे रोक दिया और बताया कि अगर उसने उस काले धागे को निकाला तो उसका बच्चा मर जाएगा। ये बात उसने पहले वाले दंपति के मुंह से सुनी थी। विशाखा सहम गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। विजय भी अजीब सी हरकत कर रहा था, इसलिए वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। विशाखा ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो विजय के बारे में कुछ जानता है, तो उस आदमी ने बताया कि आज उसने सुबह 4 बजे के आसपास विजय को शमशान में जाते देखा था। लेकिन ये सुनकर विशाखा के होश ही उड़ गए और वो वहाँ से तुरंत शमशान की तरफ गई। उस समय सुबह के 9 बज रहे थे। वो रास्ते में ही थी कि अचानक उसे दूर से विजय आता हुआ दिखाई दिया। विशाखा वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कि विजय के हाथ में एक बैग था जिसमें उसने गहने रखे हुए थे। विजय जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। विशाखा उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन न जाने अचानक तेज़ी से चलते हुए वो कहाँ चला गया। विशाखा को फिर घर वापस आना पड़ा। रात भी जल्दी आ गई। विशाखा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी विजय घर आया और जैसे ही उसने विशाखा के गर्भ को देखा, उसके होश ही उड़ गए। विजय ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? हाँ, इतनी जल्दी बच्चा कैसे बढ़ गया? विशाखा डर के मारे रोने लगी
और उसने रोते हुए विजय को सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर विजय की मानो सांसें ही अटक गई हों। विशाखा ने पूछा, तुम कहाँ जाते हो हर दिन मुझसे झूठ बोलकर? कहीं कहीं ये तुमने ही तो नहीं किया ना जिससे मेरी ये हालत हो गई है? लेकिन विजय बस एक ही बात बोल रहा था, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई, उसने मुझे धोखा दिया। विशाखा उससे पूछ ही रही थी कि वो कहना क्या चाहता है, पर विजय कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। अचानक विजय ने विशाखा के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे मुझे माफ़ कर दो विशाखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि इसका अंजाम ये होगा। विशाखा ने पूछा कि उसने क्या किया, तो विजय ने बताया कि कभी वो बाप नहीं बन सकता था। ये बात सुनकर विशाखा के होश ही उड़ गए। विजय ने बताया कि वो अपनी उस कमी को दुनिया वालों से छिपाना चाहता था, इसलिए उसने विशाखा को भी ये बात नहीं बताई। जिस आदमी ने विजय को घर बेचा था, उसने ही उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया जो लोगों की संतान पाने की इच्छा पूरी करता था। सब कहते थे कि वो बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है, इसलिए उस घर में शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले विजय उस आधी रात को शमशान पहुंच गया। शमशान जाने के बाद विजय ने एक तांत्रिक को वहां बैठे हुए देखा। वो जलती हुई चिता से कुछ हड्डियां उठा रहा था। विजय ने उस तांत्रिक को अपनी कमी के बारे में बताया और उस तांत्रिक ने उससे कहा कि वो विजय की कमी को पूरा कर सकता है, यानी विजय के जीवन में संतान का सुख ला सकता है, लेकिन उसके बदले विजय को उसे पैसे देने होंगे। विजय मान गया। तांत्रिक ने कहा कि इसके लिए वो विजय को एक ऐसी साधना बताएगा जिससे वो बाप बन सकता है। विजय भी साधना करने के लिए मान गया और उसने पूछा कि आखिर उसे ऐसी कौन सी साधना करनी होगी, तो तांत्रिक ने कहा, कच्चा कलवा साधना। कच्चा कलवा एक बच्चे की आत्मा होती है जो भटकती रहती है, और कच्चा कलवा तब बनता है जब उसकी मौत 6 से 7 साल के अंदर ही हो जाती है। ऐसे बच्चे को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनकी लाश को नदी में बहा दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है। उसकी भटकती हुई आत्मा को सिद्ध करने के लिए ही कच्चा कलवा साधना की जाती है। लेकिन कच्चा कलवा से बात मनवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो किसी का भी गुलाम नहीं होता। लेकिन अगर वो साधक से खुश हो जाए तो उसकी सारी बात मान लेता है। तांत्रिक ने विजय को कहा कि उसकी साधना करके उसे कच्चा कलवा से विनती करनी होगी कि वो उसके पुत्र के रूप में वापस जन्म ले। तांत्रिक ने विजय को साधना की पूरी प्रक्रिया बता दी और विजय ने वो साधना शुरू कर दी। घर के सामने वो काला धागा भी उसने ही रखा था। विजय ने कहा, मुझे लगा कि हमें संतान मिल जाएगी, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे ये नहीं बताया कि जिस आत्मा की साधना मैं कर रहा था वो इतनी खतरनाक है। मैंने साधना पूरी कर ली और कच्चा कलवा को संतान के रूप में जन्म लेने के लिए भी मना लिया, और मैंने उस तांत्रिक को सारे गहने भी दे दिए। विशाखा सारी बात सुनकर दंग रह गई। उसने विजय को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, उसने ये सब करके अच्छा नहीं किया। वो चाहता तो एक बच्चा भी गोद ले सकते थे। विजय को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा कि वो उसी तांत्रिक से बचने का कोई उपाय पूछेगा। फिर उसी रात दोनों वापस शमशान गए। विजय ने उस तांत्रिक से कहा, आपने मुझे धोखा दिया है।
आपने उस बच्चे के बारे में मुझे पूरी बात नहीं बताई। मुझे मेरे सारे गहने वापस चाहिए और इस राक्षस बच्चे को भी आपको हमें छुटकारा देना होगा। तांत्रिक ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसने उसे कच्चा कलवा की साधना बताई है और अब वो उसके गहने वापस नहीं करेगा। तब विशाखा ने कहा कि उन्हें गहने नहीं और अब वो उसके गहने वापस नहीं करेगा। तब विशाखा ने कहा कि उन्हें गहने नहीं चाहिए, उन्हें बस कोई उपाय जानना है जिससे उन्हें कच्चा कलवा से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि वो किसी भयानक और ख़तरनाक बच्चे को पाल नहीं सकते। इस पर उस तांत्रिक ने कहा कि ऐसा करने से कच्चा कलवा को गुस्सा आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। विजय और विशाखा किसी भी तरह से कच्चा कलवा से छुटकारा पाना चाहते ही थे, इसलिए उन्होंने बाद में होने वाली मुसीबत को अनदेखा कर दिया। तांत्रिक ने उन्हें एक और साधना बताई जिससे विजय कच्चा कलवा से माफ़ी मांग सकता था और उसे वापस जाने के लिए मना सकता था विजय ने वो साधना करने के लिए भी हाँ कर दिया। फिर एक अमावस की रात को विजय कच्चा कलवा साधना करने के लिए बैठा। विशाखा भी वहीं थी। साधना के समय विजय को अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ समय के बाद उसके सामने ही वही बच्चा आकर खड़ा हो गया जो विशाखा को दिखाई दिया करता था। विजय ने उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन कृपया हमें बख्श दो, मेरी पत्नी का गर्भ छोड़ दो। ये सुनकर कच्चा कलवा हंसने लगा और गायब हो गया। तांत्रिक ने विशाखा से कहा कि वो अपनी कलाई का धागा तोड़ दे और जब विशाखा ने ऐसा किया तो उसके गर्भ में भयानक दर्द उठने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख आसपास गूंजने लगी और आसपास कुछ कुत्ते भी इकट्ठे होकर भौंकने लगे। तांत्रिक ने उसे अस्पताल ले जाने को कहा तो विजय उसे लेकर तुरंत अस्पताल गया। कई घंटों तक विशाखा ऑपरेशन थिएटर में ही रही और आखिर में उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। ये देखकर विजय को राहत भी मिली और उसका बाप बनने का सपना टूट गया। वो सब कुछ होने के बाद विशाखा और विजय उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए